आज का अपना टॉपिक है मैनेजमेंट थ्योरी। देयर आर 4 थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है क्लासिकल, नियो क्लासिकल, बिहेवियरल एंड मॉडर्न स्कूल। अब सबसे पहले अपन देखते हैं क्लासिकल स्कूल। तो क्लासिकल स्कूल जो है ये ओल्डेस्ट स्कूल या ओल्डेस्ट थॉट है मैनेजमेंट का। ठीक है, मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है 3 चीज़ों पे। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड आता है स्ट्रक्चर, थर्ड आता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसके अंदर क्लासिकल के अंदर मेनली अपने को 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है मैनेजमेंट का या ओल्डेस्ट थॉट है मैनेजमेंट का, और सेकंड ध्यान रखना है कि मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, स्ट्रक्चर पे और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब इसको मेनली अपन देखते हैं 3 स्ट्रीम्स के अंदर। ठीक है, जो क्लासिकल स्कूल जो है उसको अपन देखते हैं 3 स्ट्रीम्स के अंदर। सबसे पहला आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव और थर्ड आता है ब्यूरोक्रेसी। अब अपन देखते हैं साइंटिफिक स्कूल। तो साइंटिफिक स्कूल में क्या रहता है कि एवरी सिंगल सब्जेक्ट बिकम क्वेश्चन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। आपकी कंपनी में जितने भी सब्जेक्ट है वो क्या है, क्वेश्चन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, मतलब इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है कि आपके कंपनी में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट है वो क्या है, एक क्वेश्चन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपन किस किस के थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, मेजरमेंट के थ्रू कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, रैशनैलिटी के थ्रू कर सकते हैं और रीजनिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अपना क्लासिकल है उसी के अंदर जो सेकेंड स्ट्रीम है वो क्या है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये सबसे सिंपल चीज़ है। मतलब इसके अंदर अपने को बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जो कि क्लासिकल स्कूल का सेकेंड स्ट्रीम है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं अपन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो रिफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कुछ ना कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रहते हैं और उसी को अपन बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, है ना। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इन्होंने बताया वो क्या है, एक तो फिक्स ड्यूटीज, एक हायरार्की, रूल्स, प्रमोशन, फिक्स सैलरी एंड पेंशन। तो सबसे पहले हम बात करें फिक्स ड्यूटीज की। तो आपके जो भी वर्कर्स रहते हैं, जो भी एम्प्लॉयज जो रहते हैं, उसकी ड्यूटीज आपको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बार बार जो है अगर उनका ड्यूटी जो है वो चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपरली कहीं पे भी सेटल नहीं हो पाते, है ना। तो ड्यूटी फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड आता है हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक हायर लेवल का मैनेजमेंट रहता है, एक मिडिल लेवल पे रहता है और एक लोअर लेवल पे रहता है। तो इसी को अपन बोलते हैं हायरार्की, और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं रूल्स। तो रूल्स जो है ये गाइडलाइंस रहती है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करती है कि आप किस तरह से आपके गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, तो उनको आपको प्रमोट करना है, मतलब उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी इंक्रीज करनी है आपको। फिर आता है फिक्स सैलरी। तो जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज जो हैं, उनको आपको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से और उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको आपको फिक्स सैलरी जो है वो देनी है। फिर आता है पेंशन। जैसे ही क्या बोलते हैं, जो भी एम्प्लॉय या फिर वर्कर्स जो है रिटायर होते हैं तो उनकी सैलरी का कुछ फिक्स अमाउंट जो रहता है वो उनको मतलब एज अ पेंशन जो है वो मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। अब अपना सेकंड जो थ्योरी है वो आती है नियो क्लासिकल थ्योरी। इसके पहले एक बार अपन अगर क्लासिकल में देखें तो ये क्लासिकल स्कूल था, ओल्डेस्ट स्कूल है और मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल पे। इसके 3 स्ट्रीम है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेसी। साइंटिफिक स्कूल में मेनली इन्होंने यही बताया है कि हर एक जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में इन्होंने ये बताया है कि बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्होंने बताया है कि कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के। और फिर इन्होंने
ये 6 या 7 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पता है, जिसमें फिक्स ड्यूटी है, हायरार्की है, रूल्स है, प्रमोशन है, फिक्स सैलरी है और पेंशन है। अब जो अपना सेकंड चीज आता है वो है नियो क्लासिकल स्कूल। अब नियो क्लासिकल स्कूल ने क्या करा था, जो भी डेफिशिएंसीज जो थी क्लासिकल स्कूल की उसको रिमूव करने का काम करा था और सजेस्ट करा था कि टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशनशिप। इन्होंने मेनली क्या करा, सबसे पहले तो जो भी डेफिशिएंसीज जो थी क्लासिकल स्कूल की उसको रिमूव करा और अपने सजेशंस दिए कि किस तरह से अपन ह्यूमन रिलेशनशिप जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। इसलिए अपन इसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ठीक है। अब अगर आपके ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो अच्छे रहेंगे तो क्या है, वर्कर्स जो है वो मोटिवेट और इंटरेस्ट के साथ में काम करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हो जाती है इंक्रीज, या फिर आउटकम जो है वो हो जाता है इंक्रीज। तो यही था मेन नियो क्लासिकल स्कूल का, है ना। इन्होंने मेन क्या करा, जो भी ह्यूमन रिलेशनशिप जो है उसको इम्प्रूव करने के ऊपर जोर दिया था। ठीक है। उसके बाद में आता है अपना बिहेवियरल साइंस स्कूल। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें आ रहा है बिहेवियर। ठीक है। तो जो भी मैनेजर जो रहता है उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं, अपने जो भी वर्कर्स है उनको मोटिवेट रखते हैं, उनके साथ में अगर अच्छा आपका रिलेशनशिप है तो अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। मतलब इसके अंदर मेनली इन्होंने क्या बोला था कि मैनेजर जो रहता है उसको जो भी उसके वर्कर्स जो रहते हैं उनका ह्यूमन बिहेवियर जो है वो समझना चाहिए। ठीक है। अगर आप किसी का भी बिहेवियर समझेंगे तो आप उसको मोटिवेट रख पाएंगे, उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्टिविटी और आउटकम जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। और अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, लीडरशिप जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है और ग्रुप डायनामिक। और यही चारों जो है वो उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल कोर ऑफ दिस अप्रोच। ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो अपना थ्योरी है वो है मॉडर्न स्कूल थ्योरी। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, एक सिस्टम है। अब इन्होंने पहले ही बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम है ना। और मेनली इन्होंने किसको बोला था, मतलब इन्होंने किसके ऊपर फोकस करा था, डिसेंट्रलाइज अप्रोच के ऊपर। डिसेंट्रलाइज की बात करें तो उसके अंदर वर्कर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, लोअर लेवल मैनेजर हो गया, मिडिल, अपर, ये सारे के सारे जो है वो मिलके डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइज अप्रोच। ठीक है। और वहीं अगर अपन सेकेंड अप्रोच की बात करें उसको बोलते हैं अपन सेंट्रलाइज अप्रोच। तो सेंट्रलाइज अप्रोच में क्या होता है, मेनली जो पावर में लोग हैं या फिर जो हायर अथॉरिटी के जो लोग रहते हैं ना, वही डिसीजन मेकिंग करते हैं और वो सबको मानना पड़ता है। ठीक है। उसमें आपके वर्कर्स और जो एम्प्लॉय रहते हैं वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ठीक है। अब जो ये मॉडर्न स्कूल जो है इसके अंदर मेनली अपन दो अप्रोचेस का यूज करते हैं। एक तो आता है अपना सिस्टम थ्योरी और सेकेंड आता है अपना कॉन्टीजेंसी थ्योरी। तो जो अपना जो मॉडर्न स्कूल जो है उसके अंदर सबसे पहला अप्रोच आता है सिस्टम थ्योरी स्कूल। ठीक है। इन दिस दे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एज अ ओपन सिस्टम। इन्होंने क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, एक ओपन सिस्टम है विच इज कंपोज्ड ऑफ इंटरेक्टिंग एंड इंटर रिलेटेड सब सिस्टम्स। ठीक है। अब इसके अंदर अपन मान लेते हैं कि एक हॉस्पिटल है, तो ये हॉस्पिटल अपना क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक क्या है, ओपन सिस्टम है। ठीक है। अब हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया, ब्लड बैंक डिपार्टमेंट हो गया, पैथोलॉजी हो गया। अब ये सब जो है ये क्या है, हॉस्पिटल के सब सिस्टम हो गए। अब ये जितने भी सब सिस्टम है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट भी करते हैं। जैसे अगर नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है उन्होंने किसी का सैंपल लिया तो वो भेजेंगे पैथोलॉजी को, और फिर पैथोलॉजी उसका टेस्ट करके वापस से इनको रिपोर्ट सेंड करती है। वैसे ही अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो आपको सबसे पहले ब्लड बैंक से बात करनी पड़ेगी, वहां से ब्लड अरेंज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। और इन्होंने भी यही समझाया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है वो एक ओपन सिस्टम है ना, विच इज कंपोज्ड ऑफ इंटरेक्टिंग एंड इंटर रिलेटेड सब सिस्टम्स। ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपन कॉन्टीजेंसी थ्योरी पे। तो कॉन्टीजेंसी थ्योरी में क्या बोलता है, मैनेजर हैज टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो भी मैनेजर रहता है उसको सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना रहता है। ठीक है। मैनेजर कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम विद द सेम अप्रोच। सेम अप्रोच के साथ में अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता।
अगर प्रॉब्लम डिफरेंट है तो उसको अप्रोच भी डिफरेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने थर्ड क्या बताया कि मैनेजर शुड हैव डिफरेंट अप्रोच फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, मतलब इन्होंने यही बताया है कि जो मैनेजर जो रहता है उसको सिचुएशन के हिसाब से क्या बोलते हैं रिएक्ट करना रहता है। सेम अप्रोच के साथ में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर सिचुएशन अगर डिफरेंट है तो आपको अप्रोचेस जो है वो भी डिफरेंट यूज करने पड़ेंगे। ये आता है अपनी कॉन्टीजेंसी थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो सिस्टम समझ में आएगा। सिस्टम में क्या होता है, तो सिस्टम जो है ये मतलब इन्होंने क्या बता दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम है ना, विच इज कंपोज्ड ऑफ इंटरेक्टिंग एंड इंटर रिलेटेड सब सिस्टम्स। और कॉन्टीजेंसी थ्योरी के अंदर इन्होंने मेन ये बताया है कि जो भी मैनेजर रहता है उसको सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना है। अगर प्रॉब्लम डिफरेंट है तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस जो है उसका यूज करना है। ठीक है, अब अपन आते हैं फंक्शंस पे। तो फंक्शन ऑफ नर्स एज अ मैनेजर, तो सबसे पहला आता है प्लानिंग। तो मेनली बजट से रिलेटेड प्लानिंग हो सकती है नर्सिंग में, या फिर इन सर्विस एजुकेशन अगर नर्सेस को प्रोवाइड करना है तो उससे रिलेटेड प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, मेनली जो भी अपन ने प्लान करा है उसको अपने को इम्प्लीमेंट फेज में लाना है, उसी को अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, फिर आता है स्टाफिंग। तो जो भी अपने यहाँ पे वैकेंट स्पेस जो रहती है उसको अपने को फिल करना है बाय सुटेबल कैंडिडेट, इज कॉल्ड स्टाफिंग। फिर आता है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के अंदर मेनली क्या रहता है कि नर्सेज जो रहती है वो सबसे पहले करती है असिस्ट, फिर करती है प्लान, और फिर करती है इम्प्लीमेंटेशन। जो भी नर्सिंग केयर देना रहता है उसका इम्प्लीमेंटेशन अपन करते हैं एज पर द नीड ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो डेलीगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेलीगेशन का मतलब होता है कि सेल्फ अथॉरिटी, मतलब अपनी अथॉरिटी में जो चीज़ आती है वो। अब आपको अगर किसी को भी नर्सिंग केयर देनी है तो उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट को नीड है तो आपको नर्सिंग केयर देनी है, मतलब ये क्या है, अपनी खुद की अथॉरिटी, मतलब नर्सेस की अथॉरिटी में आ रहा है, इसलिए इसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब डेलीगेशन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन असिस्ट करते हैं, असिस्ट करने के बाद में प्लान करते हैं, और फिर इंप्लीमेंट करते हैं अपना केयर प्लान एज पर द नीड ऑफ पेशेंट। फिर उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन। तो अब जो भी नर्सेज जो रहती है वो मेनली बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ में जो है उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर्स के साथ में काम करना पड़ता है, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, पैथोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो रहते हैं उसके साथ में भी मिलजुल के काम करना रहता है। तो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अपन उनके काम के बीच में ना आए और वो अपने काम के बीच में ना आए। ठीक है, उसके बाद में आता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। नर्सेस कोई भी काम करते हैं ऑन द जब वो ड्यूटी पे रहते हैं उस टाइम पे जो भी वो काम कर रहे हैं उनका है कि उसके पास रिटर्न रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग जो है वो होनी चाहिए। फिर अपना लास्ट आता है बजट। तो जो भी अपन प्लान करते हैं उससे रिलेटेड अपने को जो भी बजट लगता है या कितना बजट हो सकता है किसी भी चीज़ का, वो सब अपने को प्लान करना है, वो सब आता है बजटिंग में। एनुअल भी होता है, मंथली भी होता है। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग टाइप के बजटिंग जो है वो रहती है। तो मेनली फंक्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आता है प्लानिंग, सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड आता है स्टाफिंग, फिर डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, और लास्ट आता है अपना बजटिंग। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।